प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो का विषय है, तो शुरुआत में ही है आपके लिए इतिहास एक परिचय। इतिहास का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमें इति धन हास मिलता है, अर्थात ऐसा निश्चित रूप से हुआ। इतिहास के पिता हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इतिहास के विषय में विशद वर्णन किया है। जितने भी प्राचीन कालीन विषय हैं, अगर हम उन्हें प्रारंभ रूप में माने, फिर उनमें कई शाखाएं बंट गई, तो उसमें हमें यूनान का बहुत बड़ा योगदान मिलता है। और हेरोडोटस भी यूनान के ही थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व उनका काल खंड माना जाता है। इतिहास को भी हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राक इतिहास, आधे इतिहास एवं इतिहास। प्राक इतिहास, जिसमें हमें जो स्रोत मिले हैं वो केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत हैं, और उसके अलावा हमें कोई सोर्स नहीं मिले हैं। दूसरा आधे इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, उसमें हमें पुरातात्विक के साथ साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं, लेकिन अभी तक उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है या पढ़ने का प्रयास नहीं किया गया है। वो आपके प्रोटो हिस्ट्री में आता है। और उसके बाद में इतिहास है, जिसके लिए हमारे पास साहित्यिक स्रोत हैं, और उस लिपि को हमने पढ़ लिया है। इस तरह से प्राक इतिहास, आधे इतिहास और इतिहास हमें 3 भाग मिलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को अगर जानने का प्रयास किया जाए या उसके स्रोतों को जानने का प्रयास किया जाए, तो हमें 3 प्रकार के मुख्य स्रोत मिलते हैं, जिनमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत एवं जो बाहर से जो यात्री आए, भारत से जो बाहर यात्री आए, जिन्हें हम विदेशी कह सकते हैं। विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं वो भी भारतीय इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जहाँ कहीं भारतीय स्रोत, चाहे वो पुरातात्विक हों और साहित्यिक हों, जब वो मौन हो जाते हैं, तब हमें वहाँ पे विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं वो उसे जानने में, उसे समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पुरातात्विक स्रोत में हमें प्राचीन जो भवन हैं, प्राचीन राजप्रासाद हैं, अभिलेख हैं, जो उसमें शिलालेख भी हैं, स्तंभलेख भी हैं और गुफा अभिलेख हैं, और मुद्राएं हैं, सिक्के हैं। और इसके अलावा जो हमें प्राचीन उपकरण मिले हैं, औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, ये हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं। दूसरा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत धार्मिक, जिसका संबंध धर्म से है, वो धार्मिक साहित्य है। और दूसरा है धर्मेतर या धर्मनिरपेक्ष, जिसका संबंध धर्म से नहीं है,
वो साहित्य है। अब धार्मिक साहित्य को भी, क्योंकि प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि प्राचीन काल में भारत में ब्राह्मण धर्म, या जिसे आप वैदिक धर्म भी कहते हैं, और बाद में 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद में इसका नाम बदल गया, इसको हिंदू धर्म नाम दे दिया गया। दूसरा जैन धर्म, उसका भी उद्गम भारत में हुआ। विचार थे महात्मा महावीर स्वामी के, जो बाद में धीरे धीरे धर्म में तब्दील हो गए। तीसरा बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के विचार जो थे वो बाद में धीरे धीरे उसे धर्म का रूप प्रदान कर दिया गया, और बाद में वो विभाजित भी हो गया 2 भागों में। जैन धर्म भी 2 भागों में विभाजित हो गया, और हिंदू धर्म भी या ब्राह्मण धर्म भी विभिन्न प्रकार के संप्रदायों में विभाजित है। तो इनके अपने अपने जो ग्रंथ हैं, मूल रूप से वो धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन हमें उनमें उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की कुछ झलकियाँ देखने को मिलती है, जिसे हमने इतिहास की दृष्टि से उसे महत्वपूर्ण मानते हुए हमने इतिहास लेखन में उनका उपयोग किया है। और इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, जिसमें हमें प्रारंभ में जो यूनान से जो विदेशी यात्री आए, और बाद में हमें जो मुख्य जो यात्री मिलते हैं, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय इतिहास लेखन में, वो चीन से आए। और इसके बाद में जब अरब आक्रमण हुए तो अरब से भी यात्री भारत आए, और उन्होंने भारत का विशद वर्णन, उस समय के नगरों का, उस समय की राजनीति का, उस समय के समाज का, उस समय के धर्म का वर्णन अपने संस्मरणों में और अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है। इस तरह जो मोटे तौर पे हम देखते हैं, तो ये हमें इतिहासकार जो हैं उन्होंने इन्हें 3 भागों में बांटा है। अब जो इतिहास है, भारत का इतिहास, इसे इतिहासकारों ने, अंग्रेजी इतिहासकारों ने, क्योंकि भारत का जो इतिहास है वो हमें, ये अतिशयोक्ति नहीं है कोई भी कहने में कि इतिहास जो लेखन है भारत में वो पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा हमें बताया गया। इससे पहले भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी, चाहे वो भारत का इतिहास लेखन हो और चाहे वो राजस्थान का इतिहास लेखन हो। हाँ, वंशावलियाँ लिखने की परंपरा थी, चाहे वो परिवार की वंशावली हो या राज परिवार की वंशावली रही हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन इतिहास की दृष्टि से जो लेखन है, उसकी दृष्टि जो है वो बिल्कुल पूर्वाग्रह से विहीन होनी चाहिए, पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं होनी चाहिए। वो हमें जो लेखन मिलता है वो पाश्चात्य विद्वानों के इतिहास लेखन में मिलता है। लेकिन पाश्चात्य विद्वानों ने, पाश्चात्य इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में जो बांटा, वो प्राचीन भारत जैसे हम नाम दे उसे नाम दिया हिंदू भारत, मध्यकाल जिसको हम बोलते हैं उसको नाम दिया मुस्लिम भारत, और जैसे हम आधुनिक नाम बोलते हैं उसे बोलने का नाम दिया ब्रिटिश भारत। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ और भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, अंग्रेज यहाँ से चले गए और भारतीयों को उनको यहाँ का सारा जो शासन प्रणाली वो सौंप दी, तो उसके बाद में इतिहास लेखन, जो इतिहास का जो विभाजन किया गया भारतीय इतिहास का, वो नाम दिया गया प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इस तरह से भारतीय इतिहास का नामकरण किया गया, और उसमें कालखंडों को निर्धारित कर दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि उस 1920-21 से पहले सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व नहीं था, प्रकाश में नहीं आई थी। तो जब प्रकाश में आई तो हम और पीछे लेके गए इतिहास, वरना पहले वैदिक काल ही था। तो अब को अगर होता है कि, और इसमें भी कई मतभेद हैं, कुछ विद्वान नहीं मानते हैं कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो जो कालखंड है वो सही नहीं है, लेकिन ये विद्वानों के विभिन्न मत हैं। तो
सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और यहाँ से लेकर और भारत में जो सल्तनत काल का जो प्रारंभ है वहाँ तक हम इसे प्राचीन भारत नाम दिया गया है। और उसके बाद में सल्तनत काल से लेकर और औरंगज़ेब की मृत्यु तक इसे हमने मध्यकाल नाम दिया है। और औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद में चूँकि जो मुस्लिम जो सत्ता थी उसका धीरे धीरे विघटन प्रारंभ हो गया था, नई नवीन शक्तियों का उदय हुआ था और बाद में अंग्रेज़ों ने पूर्ण रूप से भारत को अपने अधिकार में कर लिया। तो वो जो पीरियड है वहाँ से हमें ये आधुनिक काल मिलता है। इस तरह प्राचीन भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं उस पर हमने आज चर्चा की।